Welcome back to all my friends and students. And today topic is related UPSC IAS exam, and it is very important for all those students who want to appear in UPSC exam in near future. और कुछ एक जो स्टूडेंट्स थे उनकी क्वेरी आई थी, बहुत सारे तो नहीं लेकिन दो चार स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि यूपीएससी आईएएस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो इसमें आपका शेड्यूल क्या रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है और एलिजिबिलिटी क्या रहती है, इसको लेकर मैंने डिटेल से बात करने की कोशिश जो है वो की है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इससे आपकी हेल्प मिलेगी। तो मेरा ये मकसद है कि एक भी स्टूडेंट्स को अगर हेल्प मिलती है और एक भी स्टूडेंट्स अगर कोई इसमें सक्सेस होता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो यूपीएससी आईएएस इंडियन सिविल सर्विसेज क्या है, इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाता है हर साल। और इसमें इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं, क्योंकि मैं हिस्ट्री का हूँ तो जब तक मैं हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ तब तक मुझे मज़ा नहीं आता है। तो इसमें हिस्ट्री क्या है इसकी, तो एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है सिविल सर्विसेज की। आप बात करें मौर्यन पीरियड की तो उसमें एक लंबी चौड़ी ब्यूरोक्रेसी की बात की गई है चाणक्य के द्वारा। लेकिन जो आधुनिक सिविल सेवा थी उसकी जो शुरुआत थी वो इंडिया में ब्रिटिशर के द्वारा की गई और 1858 में ये इंपीरियल सिविल सर्विस के नाम से जानी जाती थी। लेकिन इसमें जो रिक्रूटमेंट होती थी वो एक तो इंडियंस को इसमें रिक्रूट नहीं किया जाता था और दूसरा जो रिक्रूटमेंट होती थी उसको नॉमिनेट किए जाते थे ब्रिटिश जो सरकार थी उसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो उसमें अलग अलग क्राइटेरिया थे। लेकिन 1853 में जो है एक चेंज हुआ, उसमें ये कहा गया कि अब जो सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं वो रिक्रूटमेंट के थ्रू जाएंगे, लेकिन उसमें अभी भी इंडियंस को पार्टिसिपेशन नहीं मिलती थी। फिर 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1858 में एक्ट आया और उस एक्ट के बाद जो काफ़ी सारे चेंजेस हुए और उसमें से एक चेंजेस था 1858 में इसको इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से जाना गया और उसमें से सबसे जो मेन सुधार हुआ वो था 1861 का एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इट वाज पास्ड 1861 एंड इसमें डिटेल से बात की गई सिविल सर्विसेज के बारे में और एक सिविल सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया गया, उसके अंडर ये सारी रिक्रूटमेंट होती थी। और यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम आफ्टर दिस एक्ट मैनी इंडियंस क्वालिफाई आईसीएस। द फर्स्ट आईसीएस वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर, ही वाज द फर्स्ट इंडियंस हु एंटर द आईसीएस। तो काफ़ी टफ एग्जाम रहता था, एक तो ये इंग्लिश मीडियम इसका रहता था, दूसरा इंग्लैंड में ये एग्जाम होता था, इंडिया में नहीं होता था। एज लिमिट काफ़ी कम इसमें रखी जाती थी ताकि इंडियंस को इसमें बाहर किया जा सके। तो इसके बाद 3 अदर इंडियंस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत बड़े आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनकी पार्टिसिपेशन रही, आर.सी. दत्त एंड बिहारी लाल गुप्ता वर सिलेक्टेड इन 1870। और लेटर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज ऑल्सो सिविल सर्वेंट, उन्होंने फिर जॉब आगे छोड़ दी। तो इस तरह से आपका इसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड अलग अलग समय में। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जाना जाने लगा। तो काफ़ी रिप्यूटेड सर्विस है ये इंडिया की और हायरार्की वाइज जो है इसमें पोस्ट को अलॉट किया जाता है। आईएएस इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एमंग द 24 सर्विसेज। लगभग 24 सर्विसेज इस एग्जाम में आती है जिसको कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। हायरार्की में हम देखें तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एटसेट्रा ये सर्विसेज इसमें रहती है। पॉपुलरली ये जाना जाता है नॉन एज आईएएस एग्जाम, ऑफिशियली इट इज कॉल्ड सिविल सर्विस एग्जाम सीएससी, विच इज कंडक्ट एवरी ईयर बाय द सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी और आईएएस कोई डिफरेंस नहीं है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी वो एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि 24 जो सर्विसेज है उनको कंडक्ट करवाता है, जिसमें आईएएस जो है वो हाईएस्ट आती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सर्विसेज, ये आपके ऊपर से लेकर नीचे तक। इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज भी रहती है। यहाँ पे आप नीचे देखते हैं ग्रुप बी की सर्विसेज भी इसमें रहती है। तो हाईएस्ट जो है आपका आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन पुलिस सर्विस है, फॉरेन सर्विस है, फिर आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विस है। तो इस तरह से आपका 24 सर्विसेज इसमें रहती है। और जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपसे ऑप्शन मांगे जाते हैं कि आप किस में जाना चाहते हैं। तो मोस्टली जो कैंडिडेट होता है वो आईएएस सेलेक्ट करता है, आईपीएस
किसी कोई IFS सेलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग जो उसको रैंक दिया जाता है उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेस एंड डेट ऑफ नोटिफिकेशन। इसका प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस पूरा का पूरा एक साल में आपका ये चलता है, जून टू जून। ठीक है, जून में आपका प्री होगा और नेक्स्ट जून में आपका इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन आपकी होगी। तो पूरे साल ये प्रोसेस रहता है। द सिविल सर्विस एग्जाम नोटिफिकेशन विल बी रिलीज्ड एवरी ईयर ऑन फेब में ये नोटिफिकेशन आती है। मार्च तक कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन अंटिल मार्च तक इसको कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। प्रीलिमिनरी जो है मई और जून में एक्सेप्टेड होता है और इसके बाद एंड मेन एग्जाम इन द मंथ ऑफ सितंबर। जो मेन एग्जाम है वो सितंबर में कंडक्ट होता है और द कमीशन कंडक्ट द मेन एग्जामिनेशन फॉर ए टोटल ऑफ 5 डेज इन द मंथ ऑफ सितंबर। लगभग 5 दिन में ये हो जाता है पूरा का पूरा जो प्रोसेस है सितंबर में। द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अनाउंस्ड इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज अप्रोक्सीमेटली 1000 एवरी ईयर। लगभग 800-900 के लगभग ये वैकेंसीज रहती है और लास्ट तक आते आते आपकी 1000 तक इसमें ऐड होती जाती है। तो 1000 तक आपकी हर साल ये वैकेंसीज आपकी रहती है। एंड द UPSC विल रिलीज, इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर जो है ये नोटिफिकेशन आती है। IAS एलिजिबिलिटी क्या है? तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है उनका ये क्वेश्चन रहता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। हम भी जब कॉलेज में थे तो हमें तो इतनी जानकारी नहीं थी क्योंकि उस वक्त आपका टेक्नोलॉजी का युग नहीं था, हमें इतनी जानकारी नहीं रहती थी। लेकिन जब हम देखते थे तो ये कन्फ्यूजन में रहते थे बहुत सारे जो हमारे साथी थे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसमें परसेंटेज मैटर करती है, क्या इसमें होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है। ठीक है, एज पर द सिविल सर्विसेज एज लिमिट द कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 21 एंड 32 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 1921। अगर 2021 की नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे तो 21 से लेकर 32 साल तक आपका कैंडिडेट होना चाहिए। यानी कि उसमें एक कट डेट दी होती है कि आप जो है वो 20 की नोटिफिकेशन की बात करें तो 88 से पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, तो आप अंडर एज होंगे। 21 से लेकर 32 तक जनरल के केस में आप, जनरल कैटेगरी के केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, द सर्विसेज एज लिमिट इज एन एसेंशियल फैक्टर, जरूरी फैक्टर है इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देयरफॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर UPSC एग्जाम शुड चेक देयर डिटेल प्रॉपरली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो OA आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल किया जाता है, ऑफलाइन नहीं होता। पहले ऑफलाइन भरा जाता था लेकिन अब आपका सारा का सारा ऑनलाइन है। तो आपका द सर्विस एज लिमिट रिलैक्सेशन किसको क्या मिलती है एज पर गवर्नमेंट रूल एज डिस्कस्ड बिलो विल अप्लाई। ये टेबल आपका है कि जनरल कैटेगरी 32 ईयर्स, 6 अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके इसमें होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आपकी जब जनरल कैटेगरी की जब आपकी तैयारी हो तभी आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो पहले 30 साल थी, फिर जब जनरल कैटेगरी ने ये डिमांड की कि हमारी भी एज बढ़नी चाहिए तो इसको 32 ईयर कर दिया और 6 अटैम्प्ट इसमें है। यानी कि 6 अटैम्प्ट जब आपके हो जाएंगे तो आप उसको नहीं दे सकते। तो आपकी जब तैयारी हो तभी आप इसमें अपीयर होएं, ये मेरी सजेशन है आपके लिए। OBC के लिए 35 ईयर, 9 अटैम्प्ट, यानी कि 2 साल बढ़ गए और अटैम्प्ट जो है वो 9 हो गए। ST SC के लिए इसमें 37 ईयर, 5 साल की छूट है और अनलिमिटेड अटेम्प्ट है अप टू एज लिमिट, यानी कि 37 ईयर तक आप जितने मर्जी चाहे अटेम्प्ट जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी आपकी एक्स सर्विसमैन है, बेंचमार्क है और लास्ट में हम EWS क्या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए जो अभी नई कैटेगरी हाल ही में इसमें ऐड की गई है, छूट दी गई, क्या इसके लिए कोई एज लिमिट है? तो बहुत सारे कैंडिडेट जो उनके मन में एक क्वेश्चन होगा। 2020 की जो नोटिफिकेशन आई थी, 2020 की जो नोटिफिकेशन थी आपकी, उसमें इस तरह की छूट नहीं मिली थी और अभी शायद ये कोशिश कर रहे हैं, अभी मेरे पास ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इनको 5 साल की छूट दे दी जाएगी जैसे ST SC कैंडिडेट को देते थे और नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो 9 कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी शायद 2021 के एग्जाम में हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि क्या इसके लिए परसेंटेज मैटर करती है कि हमारे 90, 80, 50% होने चाहिए तभी हम इसमें जा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि आपके 35% है तब भी आप दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल है जिनके आपके 50-40% थे, उन्होंने भी फाइनली जो है उनकी सिलेक्शन हुई है। तो परसेंटेज और मीडियम को इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप बाइलिंगुअल इसको दे सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी मीडियम में। तो वेरियस academic requirement as per the IAS eligibility criteria are given below। तो इसमें आपका एक तो
मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए डिग्री फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, बीए की डिग्री जो है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीबीए है, कोई भी ग्रेजुएट जो है किसी भी स्ट्रीम का वो इसमें अप्लाई कर सकता है, अफियर हो सकता है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट हु आर इन देयर फाइनल ईयर ऑफ अवेटिंग रिजल्ट आर ऑल्सो एलिजिबल टू अफियर फॉर यूपीएससी pre-exam. All such candidates who are likely to appear for IAS exam must produce proof of having passed the said examination along with the application for the main IAS exam. तो जो appearing candidate है वो इसमें जा सकता है, एग्जाम को दे सकता है, लेकिन जब आपका मेन में आप जाएंगे तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि मेरे जो है वो ग्रेजुएशन हो चुकी है, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरी होगी उसके साथ आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट है वो भी आईएएस में बैठ सकता है, अफियर हो सकता है। और टेक्निकल जो फील्ड के लोग हैं वो भी इसमें जा सकते हैं, जैसे एमबीबीएस है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनको इंटर्नशिप जो है उसका एक सर्टिफिकेट जो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो दो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साइंस है, कॉमर्स से, जो भी आपका है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि पैटर्न ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम क्या है, सीएससी पैटर्न क्या रहता है, इसमें किस तरह से कंडक्ट होगा। तो पॉपुलरली आईएएस एग्जाम के नाम से यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाता है, मैं पहले बात कर चुका हूं। तो लगभग द एग्जाम इज अटेम्प्ट बाय अराउंड 5 लाख कैंडिडेट ईच ईयर। हर साल लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स इसमें कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 लाख में से लगभग 1000 जो कैंडिडेट है उनकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो कितना टफ एग्जाम ये रहता होगा। तो 3 फेज में ये कंडक्ट होता है। प्री 400 मार्क्स, इसके बाद आपको जो प्री क्वालिफाई करेगा उसको मेन में बिठाया जाएगा। लगभग 20 टाइम कैंडिडेट निकाले जाते हैं, यानी कि 1000 पोस्ट है तो उसके लिए 20 कैंडिडेट निकाले जाएंगे। और मेन एग्जाम होगा 750 और इंटरव्यू जो है वो 275 का होगा। यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूं, 275 275 मार्क्स का इंटरव्यू आपका रहेगा और फाइनल आपकी मेरिट बनेगी। तो मेरिट ऑफ प्री एग्जाम नोट कंसीडर इन फाइनल सिलेक्शन। तो प्री में जो आपके नंबर होंगे वो फाइनल मेरिट के लिए काउंट नहीं होंगे, यानी कि प्री जब आप क्वालिफाई करेंगे उसकी मेरिट आपके मेन के लिए, और मेन और इंटरव्यू की जो मेरिट है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है वो आपकी काउंट होगी। और द एग्जाम विंडो एक्सटेंड ओवर ए ईयर। तो ये जो आपका एग्जाम है वो ओवर ईयर आपका चलता रहता है, फॉर जून टू नेक्स्ट जून, जब आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता। इसके बाद पैटर्न फॉर प्री एग्जाम, इसका पैटर्न क्या रहेगा आपका। तो मोड ऑफ एग्जाम जो है ये ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही अभी। नंबर ऑफ पेपर जो आपका 2 होंगे, एक जनरल स्टडी और दूसरा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस टाइम टू टाइम हुए। हमारे टाइम में आपका ऑप्शनल रहता था, यानी कि एक आपका जनरल स्टडी, दूसरा आप ऑप्शनल मतलब कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, जैसे हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस है जो कैंडिडेट की चॉइस होती थी। तो कैंडिडेट ने डिमांड की कि इसमें तो कुछ एक जो सब्जेक्ट है उनकी मेरिट हाई जाती है और बेचारे जो दूसरे कैंडिडेट है वो बाहर हो जाते हैं। तो उसको अब कॉमन कर दिया गया है, इसका नाम दिया गया है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, CSET। ठीक है, तो दोनों आपके मिला के 400 मार्क्स इसके होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका 100 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इसमें आपके जो है वो 200 हो गए। दूसरा आपका 80 क्वेश्चन इसमें आएंगे, CST में 80 क्वेश्चन आएंगे और 2.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा और इसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसकी मेरिट नहीं कंसीडर होगी, यानी कि जो आपका जनरल स्टडी है उसकी मेरिट जो है वो आपकी कंसीडर होगी फाइनली। मल्टीपल चॉइस रहेगा, 400 मार्क्स रहेंगे। आपका जो इसकी मेरिट है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं होगी और 2 आवर्स जो है वो आपको इसमें मिलेंगे। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए। और इंग्लिश और हिंदी इसका जो है वो मीडियम रहेगा, यानी कि क्वेश्चन हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। पैटर्न ऑफ पेपर फॉर मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू, मेन एग्जाम के लिए तो इसका मैं सिलेबस क्या रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा और वीडियो लेकर आऊँगा आपको। अगर आप पसंद करेंगे इसको तभी मैं लेके आ सकता हूँ। तो पेपर 1 ऐसे राइटिंग 250 मार्क्स, पेपर 2 जनरल स्टडी 250 मार्क्स। तो यहाँ पे ये जो आपके जनरल स्टडी के जो पेपर है पहले 2 ऑप्शन हुआ करते थे, यानी कि 2 सब्जेक्ट आप कोई चूज कर सकते थे, जैसे मैंने हिस्ट्री किया, पॉलिटिकल किया।
अब जो है वो एक सब्जेक्ट कर दिया गया है। इसमें ये होता था कि कुछ एक जो सब्जेक्ट थे, जैसे साइंस स्ट्रीम के जो लोग थे वो अंदर आ जाते थे, उनकी मेरिट हाई जाती थी, और जो बेचारे हिस्ट्री या दूसरे जो ह्यूमैनिटीज़ के जो मेरिट थी वो काफ़ी डाउन रहती थी, तो उनको मौका नहीं मिल पाता था। तो यूपीएससी ने इसमें चेंज किया कि अब सारे के सारे पेपर जो है वो कॉमन कर दिए गए, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अब सिर्फ एक ही पेपर ऑप्शनल रहेगा। तो जनरल स्टडी, इसमें इंडियन हेरिटेज है, कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड एंड सोसाइटी है, 250 मार्क्स। जनरल स्टडी का दूसरा पेपर गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, 250 मार्क्स। जनरल स्टडी 3 टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरमेंट है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, 250 मार्क्स। जनरल स्टडी 4 पेपर एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, एप्टीट्यूड है, 250 मार्क्स। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये कॉमन कर दिए, 1 2 3 4 पेपर, ये आपका जो ऑप्शनल था उसको हटा के कर दिया गया। तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं इसमें। और अब जो 2 पेपर नेक्स्ट रहेंगे आपके वो है ऑप्शनल आप कोई भी ले सकते हैं। वो जब मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा तो कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें, लैंग्वेज भी आप ले सकते हैं, हिस्ट्री भी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस। पेपर 1 250 मार्क्स, पेपर 2 250 मार्क्स। ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होंगे, यानी कि हिस्ट्री अगर आपने चूज किया है तो उसके 2 पेपर होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, और सब टोटल 750 इंटरव्यू पर्सनल आपका 275, और टोटल मिला के आपके 2025 मार्क्स आपके बनते हैं। उसमें से आप जितने भी लेंगे, 1000 लेंगे, 1200 लेंगे, वो आपके उसके अनुसार आपको जो है उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक दिया जाएगा यूपीएससी के द्वारा, यानी आईएएस है, आईपीएस है। तो इसके लिए आप यूपीएससी की जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड आई विल डिस्कस ऑफ सिविल सर्विसेज फॉर द प्री एंड मेन एग्जाम ऑप्शनल, सिलेबस ऑफ सिविल सर्विस प्री एंड मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, एंड हाउ टू प्रिपेयर, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और नेक्स्ट वीडियो में तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसको देख मकसद है ताकि हर एक स्टूडेंट को इसकी हेल्प मिल सके आने वाले समय में। इसके लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इंस्पिरेशंस मिलेगी, ताकि मैं अच्छी वीडियो आपके लिए आने वाले समय में ला सकूं। तो 2-3 बच्चों ने ये पूछा था, उनके लिए मैं ये लेकर आया हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिल सके। और दूसरा जो मैं वीडियो लेके आऊँगा वो पूरा का पूरा सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा फॉर प्री एंड मेन, उसके बारे में मैं इसमें डिस्कशन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।